अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर और एवरेज वेलोसिटी का आपस में रिलेशन देखा था कि किस तरीके से वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में किस तरीके से रिलेशन है। तो उसको ड्राइव करने के लिए हम अपनी लास्ट इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी, प्रेशर बराबर है 1/3 रो बी एवरेज के स्क्वायर के, उसको यूज करेंगे और वहां से जो है हम अपना जो क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे हल करना। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमारे पास डेंसिटी है वो बराबर होती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम हमने निकाला था वो एल क्यूब के बराबर था। तो डेंसिटी की जगह पर हमने ये जो है मास डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी को लिखती है, और साथ हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी पहले से यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, इनको जो है हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, पी वी बराबर है हमारे पास 1/3 mn v बार के स्क्वायर के। अब हमारे पास एक जनरल गैस लॉ भी मौजूद है जो कहता है कि पी वी प्रेशर वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है एन आर टी। अब इसमें जो एन है वो हमारे पास मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारे पास टोटल मोल्स मोल्स कितने हैं। टी जो है इसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है, और जो आर है हमारे पास उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास पी वी मौजूद है, उसकी जगह पर हमने एन आर टी को रिप्लेस कर दिया है। और इसको रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि हम टेम्परेचर का रिलेशन देखना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो टेम्परेचर हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये कि हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, और हमें एक चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो हमारे पास 1/3 मौजूद है, हालांकि चाहिए हमें 1/2। तो किसी तरीके से मुझे डिनोमिनेटर से 3 को खत्म करना है और उसकी जगह पर 2 लेकर आना है। तो मैंने क्या किया है, दोनों साइडों पर 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, 1/3 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैंने 3/2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो मुझे जो रिजल्ट है वो 1/2 मिलेगा। तो लिहाजा इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी एक साइड जो है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास 3/2 मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 3 कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा चीज जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है वो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एवोगैड्रो नंबर को देखें तो एवोगैड्रोस नंबर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं किसी भी एक मोल के सब्सटेंस में, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स की जगह पर हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर जो है हमने n डिवाइडेड बाय Na रख दिया है। n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट बनकर आया है वो कुछ इस तरीके का है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पर इसकी देखें तो ये हमारे पास जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब सवाल ये है कि इसको हम एवरेज क्यों कह रहे हैं। एवरेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जो वेलोसिटी हमने ड्राइव की थी वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी। तो लिहाजा जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है वो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल कर आ रही है। अब इस फॉर्मूले को मजीद शॉर्ट और इजी करने के लिए हमने एक और रिलेशन का इस्तेमाल किया, वो है जिसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वो क्या है, आर डिवाइडेड बाय एन ए। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर मॉलिक्यूल केल्विन के बराबर होती है। तो इसको हम अगर आर डिवाइडेड बाय एन की जगह पर के रख दें, बाज़ औक़ात कहीं पर आपको के नजर आएगा और कहीं पर आपको के भी नजर आएगा। के बी से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन रहा होता है। अब के बी लिखना ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि के हम एक और जगह भी कांस्टेंट यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो के को हम एज एन स्प्रिंग कांस्टेंट भी यूज कर रहे होते हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए के भी अगर हम यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आ चुका है 3/2 kT।
और यहाँ से हमें पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जितना भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूँ कि ये जो हमने फ़ॉर्मूला ड्राइव किया है, ये तो जनरल फ़ॉर्मूला, अगर आपसे कोई कह दे कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं और आपने 10 मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर देंगे। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि इस 10 को हमने किस तरीके से लिखना है या अरेंज करना है या 10 को मल्टीप्लाई करवाएँगे, नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहे हैं और इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल जितने भी हम लेंगे वो सारे एडजस्टेड हैं। तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास अगर कोई कह देता है 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 15 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसकी हमें किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इस फ़ॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर हमें गिवन होगा और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो हम केल्विन में पुट करेंगे। तो सेंटीग्रेड में गिवन हो, फ़ारेनहाइट में गिवन हो, हम इनको केल्विन में कन्वर्ट करके इज़िली का एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला केबी की फ़ॉर्म में नहीं, बल्कि डिफरेंट फ़ॉर्म में भी नज़र आ सकता है और वो है 3/2 एनआरटी। आर आपके पास जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो आर की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो है तकरीबन 8.314 जूल पर मोल केल्विन के बराबर होती है। तो इस वैल्यू को पुट करके आप टेम्परेचर आपको गिवन होगा तो आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम अमूमन यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो हम 3/2 केबीटी से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि 1/2 तो हमें क्लियर है, वो तो काइनेटिक एनर्जी के फैक्टर की वजह से हमारे पास आ रहा है। ये जो 3 फैक्टर है इसका क्या मतलब है? तो आपको पता होगा केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी या पढ़ भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके होंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कुछ हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ हमारे पास होते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कुछ हमारे पास होते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जितने भी टाइप्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स की हैं उनमें मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि उनके पास मोशन के बहुत से ज्यादा तरीके होते हैं। जैसे जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही तरह की मोशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब है कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में ही मूव कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही जा सकता है। अब स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए उसके पास टोटल एक्सिस कितने अवेलेबल है? तो उसके पास टोटल 3 एक्सिस अवेलेबल है। कौन कौन से? एक्स, वाई, जेड। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 3/2 के टी या 3/2 एन आर टी, इसमें जो हमारे पास 3 है वो बेसिकली मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए है। तो एक चीज जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि ये फॉर्मूला सिर्फ मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई डाई एटॉमिक गैस आ जाए तो जैसे बिल्फर्स में कह देता हूँ HCl आपके पास अवेलेबल है या इस कोई भी एक चीज अवेलेबल है आपके पास और उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएं तो ये फॉर्मूला उसके ऊपर लगाएंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ये सिर्फ मोनोटॉमिक गैसेस है। जैसे आपके पास बिल्फर में कहता हूँ नियॉन गैस है, तो नियॉन एक सिंगल मोनोटॉमिक गैस है। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है। और इसमें भी अगर ये आपके पास तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, अगर बिल फर्ज वो कह देता है कि हमारे पास जो मोनोटॉमिक गैस है उसके पास सिर्फ एक ही एक्सिस है, वो एक ही में घूम रहा है, तो फिर ये 3/2 एनआरटी या 3/2 केबीटी नहीं बनेगा बल्कि 1/2 केबीटी बनेगा। थ्री उसके थ्री एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास 3 डी। और इस चीज को हम फिजिक्स की जबान में कहते हैं
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। राइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उम्मीद है आपको इसे समझ आया। हमारा मेन मकसद है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। राइटिंग बस इतनी होनी चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। और दूसरे हमारे पास है डायटोमिक। अब डायटोमिक में जो पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, वो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ एक एक्स्ट्रा मोशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल, कि वो रोटेट भी कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर उनके पास तीन ट्रांसलेशनल मोशंस होती हैं और नॉर्मल केसेस में दो रोटेशनल मोशंस होती हैं। ज्यादा भी होती हैं और वाइब्रेशनल भी आ सकती हैं बाज़ अगर अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, लेकिन हम नॉर्मल केसेस में जो हम यूज कर रहे हैं उसकी बात करें तो टोटल अब इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने, आजादी कितनी है। तीन एक्सिस में घूम सकता है और रोटेशन दो तरह की कर सकता है, तो टोटल हमारे पास फाइव। तो अब डाई अटोमिक के लिए जो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो 3/2 kp नहीं होगा, बल्कि 5/2 kBt फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डाई एटॉमिक के केसेस में होगी वो होगी 5/2 kBt, या जो दूसरा हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 5/2 nRT। अब n इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, अगर एक दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल तो 5/2 RT फॉर्मूला बन जाएगा, जो आपको काफी जगह पर नजर भी आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक में हमारे पास तीन तरह की मोशंस होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो ट्रांसलेशनल में 3 डिग्रीज हैं, नॉर्मल में रोटेशनल 2 डिग्रीज होती हैं, और वाइब्रेशन की उसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल हमारे पास 3+2+2, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो डाई एटॉमिक में हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो ट्राई में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, मैं जर्नल डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आपको अंडरस्टूड है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो हमारे पास आ जाएगा 7/2 kBt, या सेकंड अगर हम लिखें तो 7/2 nRT। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो बाजों का एग्जाम्स में या एमसीक्यूज में या कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कह सकता है कि एक डायटोमिक गैस है और उसके लिए आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टेम्परेचर गिवन है। तो स्टूडेंट्स बगैर सोचे जो है 3/2 kT का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे या एनआरटी का, लेकिन आपने वहां पर सोचना है कि ये डायटोमिक की बात कर रहा है, तो लिहाजा अब आपका फॉर्मूला 3/2 नहीं बल्कि 5/2 हो चुका है। और इसकी ज्यादा डिटेल भी जो है हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसको ज्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से देखेंगे कि जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो काइनेटिक एनर्जीज और उससे रिलेटेड चीजों में फर्क आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर टाइप करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दूं। थैंक यू।